हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें हम अपकमिंग एग्जाम टैक्स रेवेन्यू इंस्पेक्टर व क्लर्क के लिए कंप्यूटर के टॉप 17 क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर करने वाले हैं। यह क्वेश्चन आपके यूके एसएससी व यूके पीएससी आयोग के कंप्यूटर सिलेबस अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे जो आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें शामिल किए गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर सामान्य ज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम थ्योरी के माध्यम से आपको कंप्यूटर कवर करा रहे हैं। उसमें हमारी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड कवर हो चुकी है। यूनिट फर्स्ट है आपकी कंप्यूटर का परिचय और यूनिट सेकंड है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का प्रैक्टिस सेट इन दोनों ही यूनिट से रिलेटेड रहने वाला है, जिसमें हम टॉप 17 क्वेश्चन को कवर करेंगे और जो हमने क्लासें आपको प्रोवाइड कराई थी उसका आपका एक रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 17 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी समस्या के समाधान के लिए निर्देशों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है क्या कहते हैं, डेटा, प्रोग्राम, सूचना या फिर फाइल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर में समस्या के समाधान के लिए निर्देशों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आपका यूके एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है और यूके पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ हिमाचल पीसीएस में पूछा गया है, एसएससी बैंक एग्जाम और यूपी पीसीएस के एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी कंप्यूटर में समस्या के समाधान के लिए निर्देशों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? प्रोग्राम। आपको ऑप्शन में एरर भी देखने को मिल सकता है, काफ़ी स्टूडेंट उसको लगाकर आते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यह भी बेसिक और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर की मूल कार्य प्रणाली का सही क्रम है जिस तरह से कंप्यूटर का एक वर्किंग प्रोसेस होता है? तो आपको इनमें बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले आप कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इसके बाद कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है सीपीयू के माध्यम से और हमको उसका एक आउटपुट यानी कि आंसर देता है। फिर हम उसको भविष्य के लिए स्टोर सेव करके रख सकते हैं। तो यह कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, वर्किंग प्रोसेस आपका होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के वर्गीकरण में माइक्रो कंप्यूटर का सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल कौन सा है? यह आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्यक्तिगत कंप्यूटर कंप्यूटर वर्गीकरण में माइक्रो कंप्यूटर का सबसे उपयुक्त एग्जाम्पल आपका रहता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर की पीढ़ियों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार माना जाता है? जो कंप्यूटर की जनरेशन है उनका जो डेवलपमेंट हुआ उसका मुख्य इम्पोर्टेंट आधार कौन माना जाता है? मॉनिटर का आकार, उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, कीबोर्ड का प्रकार या फिर प्रिंटर की गति। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, जो कंप्यूटर जनरेशन के डेवलपमेंट का मुख्य आधार माना जाता है। देखिए सभी क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं और सभी क्वेश्चन हमने आपको थ्योरी के माध्यम से थ्योरी वाली क्लास जो हमारी कंप्यूटर की सीरीज है उसमें कवर करा दिए हैं। आप सबसे पहले जाकर उस क्लास को देखिए तो आपके ये सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और आप इनको एग्जाम टाइम में एकदम सही करके आएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा गया है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकंड पीढ़ी में मुख्य रूप से किसका यूज किया गया था? वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत परिपथ या फिर माइक्रो प्रोसेसर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी जो आपको मुख्य विशेषता देखने को मिलती है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की, यह आपको एकीकृत परिपथ का प्रयोग इसमें किया गया था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, फोर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के विकास का मुख्य आधार क्या था? यह भी आपका काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और यह भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में विकास का जो मुख्य आधार था वह क्या था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है,
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संबंध में सही कथन कौन सा होगा? आपको इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड करके एक कथन बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। हार्डवेयर को बिना सॉफ्टवेयर के सामान्यतः निर्देशित नहीं किया जा सकता, यह आपको बताना है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी के इसमें आपके सभी गलत हो जाएंगे। सॉफ्टवेयर एक भौतिक उपकरण नहीं है, हार्डवेयर को कभी बदला नहीं जा सकता, हार्डवेयर को आपका बदला जा सकता है। सॉफ्टवेयर केवल इनपुट उपकरणों में पाया जाता है, आउटपुट उपकरणों में भी आपका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मॉनिटर। तो ये आपके लास्ट के 3 गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्मवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है? एग्जाम में फर्मवेयर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है, जो हमने आपको कवर करा दी है। अब आपको बताना है कि फर्मवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यह हार्डवेयर में अंतर्निहित यानी कि संग्रहित सॉफ्टवेयर आपका होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम आपको किसी भी क्वेश्चन का ज़्यादा एनालिसिस और सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कराने वाले, क्योंकि इसकी बेसिक से एडवांस लेवल तक थ्योरी क्लास हमने आपको प्रोवाइड करा दी हैं। यह उसकी एक प्रैक्टिस है अपकमिंग एग्जाम के लिए कि किस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, और फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट से आपके किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी को हमने इस प्रैक्टिस सेट में ऐड कर दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में कौन कार्य करता है? तो कीबोर्ड भी नहीं करता, मॉनिटर भी नहीं करता, टच स्क्रीन। टच के द्वारा आप इनपुट देते हैं और टच के द्वारा ही आप आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे न्यू जनरेशन के जो वर्तमान समय में लैपटॉप और आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, यह आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस का मिक्सअप है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, सीपीयू के संदर्भ में एएलयू का मुख्य कार्य क्या होता है? अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो एएलयू का कार्य क्या होता है? अंक गणितीय व तार्किक क्रियाएं करना, यानी कि लॉजिक लगाना, मैथमेटिकल। इसके बाद नेक्स्ट है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए सीपीयू के आपके 3 टाइप्स होते हैं। ये आपका सीपीयू होता है जो आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसमें आपका बीच में होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, यह आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न घटकों के कार्यों को नियंत्रित एवं समन्वित करना, जो सीपीयू का पार्ट्स होता है, सीयू कंट्रोल यूनिट, इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सीपीयू का प्राथमिक घटक नहीं है? अब देखिए इसमें आपको प्राथमिक घटक बताना है सीपीयू का कि कौन सा नहीं है। तो हार्ड डिस्क सीपीयू की प्राथमिक घटक नहीं है, बाकी एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्ड, ये आपके सीपीयू के 3 टाइप्स होते हैं। हार्ड डिस्क आपका सीपीयू का एक प्राथमिक घटक नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिस्टर्ड को कैश मेमोरी की तुलना में सामान्यतः धीमा और अधिक क्षमता वाला माना जाता है, ये आपको बताना है। इसके बाद तेज और बहुत कम क्षमता वाला माना जाता है, या स्थायी स्टोरेज माना जाता है, या फिर बाहरी स्टोरेज माना जाता है। तो जो यह आपका रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड को कैश मेमोरी की तुलना में सामान्यतः तेज और बहुत कम क्षमता वाला माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? जो यह आपकी रैम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है, ऑप्शन नंबर बी, यह वोलेटाइल मेमोरी एक आपकी होती है, जो इसकी मुख्यतः विशेषता हो जाएगी इन 4 ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर बंद होने पर रैम में मौजूद सामान्य डेटा का क्या होता है? देखिए जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, जो रैम में मौजूद सामान्य डेटा होता है उसका क्या होता है, वह सामान्यतः समाप्त हो जाता है। जैसे ही कंप्यूटर आपका बंद होता है, कंप्यूटर में पावर सप्लाई ऑफ हो जाती है, तो रैम में जो मौजूद आपका सामान्य डेटा होता है वह सामान्यतः आपका समाप्त हो जाता है, एंड हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी मेमोरी सामान्यतः सबसे तेज मानी जाती है? काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जो आपकी कैश मेमोरी होती है, यह आपकी सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ आपका होने वाला है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी कंप्यूटर में कैश मेमोरी बढ़ा दी जाए तो सामान्यतः किसमें सुधार की संभावनाएं होती हैं?
यदि आपके कंप्यूटर में कैश मेमोरी को बढ़ा दिया जाए तो जो सामान्यतः सुधार की संभावना होती है वह आपकी क्या होती है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा पहुंच की गति आपकी काफ़ी अच्छी सुधर जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जाम्पल है। जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, रजिस्टर्ड कैश मेमोरी, रैम मेमोरी या फिर एसएसडी, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसएसडी सेकेंडरी स्टोरेज का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएसडी और एचडीडी के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। एसएसडी में सामान्यतः यांत्रिक घूमने वाले प्लेटर नहीं होते, आपको बताना है। और एचडीडी में कोई चुंबकीय तकनीक नहीं होती। एसएसडी हमेशा रैम का विकल्प होता है और एचएचडी वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो जो आपका एसएसडी और एचएचडी के संदर्भ में सही कथन हो जाएगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एसएसडी में सामान्यतः यांत्रिक घूमने वाले प्लेटर आपके नहीं होते हैं। इसके बाद 21 क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में सबसे उपयुक्त स्टोरेज कौन सी होती है। देखिए जो कंप्यूटर में सबसे उपयुक्त इम्पोर्टेंट स्टोरेज होती है वह आपकी कौन सी होती है, यह आपको बताना है। इनमें से काफ़ी डीप लेवल का क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंप्यूटर में जो सबसे उपयुक्त स्टोरेज होती है वह आपकी रजिस्टर्ड कैश, रैम और सेकेंडरी स्टोरेज होती है। यह क्रम आपसे एग्जाम में लगाने के लिए पूछ सकता है कि कंप्यूटर में सबसे उपयुक्त स्टोरेज का क्रम आप लगाइए, तो आपको ये क्रम ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, यूके पीएससी व यूके ट्रिपल एससी दोनों ही आयोग के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर इसका बताना है। इसके बाद नेक्स्ट है, लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है। यह यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि लेजर प्रिंटर आपका किस टाइप्स का प्रिंटर होता है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी गई है, जो हमने आपको यूके ट्रिपल एससी कंप्यूटर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में कवर कराए हैं कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर के टाइप्स, प्रिंटर के कार्य। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। 23 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी पोर्ट का उपयोग सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। एग्जाम में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। यूएसबी पोर्ट का उपयोग यूज आपको बताना है सामान्यतः किसके लिए किया जाता है। 24 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न बाहरी उपकरणों को जोड़ने और डेटा स्थानांतरण के लिए यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितने भी हम आपको टॉपिक करा रहे हैं इन सभी टॉपिक के बेसिक से एडवांस लेवल के नोट्स थ्योरी के माध्यम से हमने आपको कंप्यूटर सामान्य ज्ञान सीरीज में कवर करा दिए हैं, जिसकी हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। सबसे पहले जाकर आप उन क्लास को देखिए। इसके बाद 25 क्वेश्चन है, HDMI पोर्ट का प्रमुख उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है कि जो आपका HDMI पोर्ट होता है इसका मुख्यतः यूज किसके लिए किया जाता है। 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा उच्च गुणवत्ता वाले ऑडियो वीडियो सिग्नल के लिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं अन्य संसाधनों को नियंत्रित एवं प्रतिबंधित करना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से एग्जाम में पूछा गया था, कंप्यूटर के हार्डवेयर व अन्य संसाधनों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का कार्य कौन करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से लैंग्वेज घुमाकर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है कि निम्न में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपसे पूछे जाते हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्ड प्रोसेसर। जो आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद 28 क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सही अंतर को बताता है। यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि
सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच सही अंतर को कौन बताता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर ए। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण कार्य आपका करता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एल्गोरिथम के बारे में कौन सा कथन सही है? जो आपका एल्गोरिथम चैप्टर दिया गया है, इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गोरिथम के बारे में कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा नहीं। 29 का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यह समस्या समाधान के लिए चरणबद्ध निर्देशों का एक तार्किक क्रम होता है। यानी कंप्यूटर में किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो आपके लॉजिक लगाए जाते हैं वह एल्गोरिथम के माध्यम से ही लगाए जाते हैं। एक तरह से आप कह लीजिए, जो कंप्यूटर में समस्या समाधान की जाती है उसमें जो लॉजिकली तर्क लगाए जाते हैं यही आपका एल्गोरिथम होता है। क्वेश्चन आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है घुमा फिरा कर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, किसी एल्गोरिथम में यदि किसी चरण का परिणाम आगे के चरण के निर्णय को प्रभावित करता है तो यह किस अवधारणा से संबंधित होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। सीक्वेंस, सिलेक्शन, स्टोरेज या फिर कंपैरिजन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, सिलेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट है, फ्लोचार्ट और डिसीजन कंडीशन को सामान्यतः किस आकृति में प्रदर्शित किया जाता है? जो आपका फ्लोचार्ट होता है उसमें डिसीजन कंडीशन को किस आकृति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका यूकेपीएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है और हमने भी आपको कवर कराया है। इसके बाद देखिए, फ्लोचार्ट में सामान्य प्रोसेसिंग स्टेप को किस आकृति द्वारा दर्शाया जाता है? ये आपको बताना है कि जो आपका फ्लोचार्ट होता है उसमें प्रोसेसिंग स्टेप को किस आकृति या फिर किस इमेज के माध्यम से दर्शाया जाता है? आयत के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोचार्ट में प्रारंभ और समाप्ति को सामान्यतः किस सिंबल में प्रदर्शित किया जाता है? यह क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओवल, यानी कि टर्मिनेटर के माध्यम से दर्शाया जाता है एक फ्लोचार्ट में प्रारंभ और समाप्ति को। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पीढ़ियों के विकास का सही क्रम को दर्शाता है? देखिए, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, उनकी जो जनरेशन हुई, उनके विकास का, डेवलपमेंट का सही क्रम कौन सा है? यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। यूके एसएससी व यूके पीएससी दोनों ही आयोग में जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको इनके जो जनरेशन है उनके डेवलपमेंट का एक सही क्रम बताना है। 34 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपको देखने को मिली मशीन लैंग्वेज, इसके बाद असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लैंग्वेज जिसको HLL के नाम से जाना जाता है। असेंबली लैंग्वेज को शॉर्ट में AL कहा जाता है और मशीन लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में ML कहा जाता है। ये आपकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन आपको 1G 2G 3G भी देखने को मिलता है। तो प्रोग्रामिंग की भाषा में ये आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन होती हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी घुमा फिरा कर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए 35 क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज के बारे में कौन से सही कथन है? जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है इसके बारे में आपको राइट ऑप्शन बताने हैं, कौन से हो जाएगा। 35 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। इसे सीधे कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा समझा जा सकता है। जो आपकी मशीन लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है इसे डायरेक्ट समझ सकता है और एनालिसिस कर सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से स्वीकार्य कार्य कौन सा है? जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें व्यापक रूप से स्वीकार्य कार्य कौन सा किया जाता है? 36 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर संसाधनों का प्रबंधन करना और उपयोगकर्ता व हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य व्यापक कार्य होता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है और यूजर व हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। इसके बाद 37 क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? केवल वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार करना। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका
एक वेबसाइट का डिज़ाइन तैयार नहीं कर सकता, इसके लिए आपको स्पेशल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नीड होती है। इसके बाद 38 क्वेश्चन है आपका, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या अर्थ होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल और इसकी डेफिनेशन, इसके कार्य आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपको बताना है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका सोर्स कोड निर्धारित लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध हो सकता है। ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है जिसका सोर्स कोड निर्धारित लाइसेंस की शर्तों के अंतर्गत उपलब्ध हो सकता है, उसी को हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह आपके 2 टाइप्स के होते हैं। इसको हमने क्लास में बेसिक से एडवांस तक आपको कवर करा दिया है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं और वह सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनका डोमेन पब्लिक के लिए उपलब्ध रहता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के संबंध में कौन सा कथन सही है। 39 का जो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, इसका सोर्स कोड सामान्यतः मालिक और जो आपके डेवलपर होते हैं इनके नियंत्रण में होता है, और कुछ पब्लिक डोमेन आपके होते हैं जिनका जो सोर्स कोड होता है आम जनता के लिए, सभी के लिए उपलब्ध होता है। इस तरह से यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसके कार्य प्रकार, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल आपका हो जाएगा विंडोज़। विंडोज़ आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद 41 क्वेश्चन है, विंडो में डेस्कटॉप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका राइट आंसर आपको बताना है 41 का कि विंडो में डेस्कटॉप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन, फाइल और सिस्टम सुविधाओं तक पहुंचाना, यानी कि ईजिली तरीके से उपयोगकर्ता को एप्लीकेशन, फाइल और सिस्टम तक ईजिली पहुंच प्रदान करना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं आपके यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद है, विंडो में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। आप सभी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिस्टम विंडो में बूटिंग का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, शटडाउन और रीस्टार्ट के बीच सही अंतर क्या होता है। आप सभी को पता होगा कि शटडाउन क्या होता है और रीस्टार्ट क्या होता है। इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शटडाउन सिस्टम को बंद करता है जबकि रीस्टार्ट सिस्टम को पुनः प्रारंभ करता है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करते हैं कि हमारा मोबाइल फ़ोन हैंग चलने लगा है तो हम इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विंडो में स्टार्ट मेन्यू का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो आपकी स्टार्ट मेन्यू होती है टास्क बार के कोने में, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एप्लीकेशन, सेटिंग और अन्य सिस्टम विकल्पों तक पहुंचने के लिए आप विंडो में स्टार्ट मेन्यू का डायरेक्ट यूज करते हैं। 45 क्वेश्चन है, विंडो में निम्नलिखित में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सामान्यतः स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टार्ट मेन्यू खोलने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करते हैं, वह आपकी है विंडोज़ की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के, क्योंकि यूके एसएससी व यूके पीएससी के एग्जाम में आपको कंप्यूटर बेसिक इंट्रोडक्शन और जो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो हमने आपको यूनिट फर्स्ट और सेकंड है बेसिक से एडवांस लेवल तक थ्योरी के माध्यम से कवर करा दिया है, ये उसका आज का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, कंट्रोल पैनल विंडो सेटिंग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है। कंट्रोल पैनल में विंडो सेटिंग का यूज आप किस लिए करते हैं। 46 का राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिस्टम और विभिन्न सेटिंग को कॉन्फ़िगर और मैनेज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल में विंडोज़ सेटिंग का यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है, विंडो में किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा होता है। यदि आपको विंडो में एक एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना है तो उसका एक ईजिली तरीका कौन सा होता है। क्योंकि जो आपके डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन होते हैं आप इसको यहाँ से हटा देते हैं लेकिन वह पूरी तरह से अनइंस्टॉल नहीं होता। इसको डायरेक्ट अनइंस्टॉल करने के लिए आप ऐप्स प्रोग्राम में जाएंगे और वहाँ अनइंस्टॉल की सुविधा का यूज करके आप किसी भी एप्लीकेशन को डायरेक्ट अनइंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से। इसके बाद देखिए डिस्क क्लीनअप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। सभी को पता है कि क्लीनअप क्या होता है।
अनावश्यक टेम्परेरी फाइल आदि को हटाकर डिस्क स्पेस खाली करना, यानी कि जो आपकी अनावश्यक टेम्परेरी फाइल होती हैं इनको हटाना और जो आपकी डिस्क है इसके स्पेस को खाली करना, जिससे यह अच्छे से काम करे, वर्किंग करे। इसके बाद 49 क्वेश्चन है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है 49 का राइट आंसर हो जाएगा HDD पर बिखरे हुए फाइल्स डाटा को अधिक व्यवस्थित रूप से पुनः संगठित करने के लिए। यह क्वेश्चन आपका काफ़ी बार एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। HDD पर बिखरे हुए फाइल्स डाटा को अधिक व्यवस्थित रूप से पुनः संगठित करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यह आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन ऑप्शन का यूज किया जाता है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विंडो एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य आपका होता है फाइल और फोल्डर को ब्राउज़र, मैनेज, कॉपी, मूव तथा ऑर्गेनाइज करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है विंडो वेब फाइल एक्सप्लोरर का। तो ये थे हमारे यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के टॉप 15 क्वेश्चन, जिनको हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर किया। इससे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्लास में हम 51 से 100 क्वेश्चन तक कवर करने वाले हैं। तो जो आपकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड है वह आपकी थ्योरी और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर हो जाएंगी। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की नेक्स्ट क्लास में। बाकी आपको बताना है कि इसका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आना चाहिए या फिर नहीं।